नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जनसत्ता एडिटोरियल में। आज हम बात करेंगे व्यक्तिवादिता में गुम होते परिवार। दुर्भाग्य से जो परिवार या कुटुंब भारत में एक भाव के रूप में विकसित हुआ, संपूर्ण पृथ्वी को अपने में समाहित कर लेने के लिए प्रेरित हुआ, समर्थ हुआ, वही परिवार पश्चिमी सभ्यता में एक व्यक्तिगत सत्ता का प्रतीक बनकर रह गया है। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने इच्छा व्यक्त की कि एको बहुश्याम अर्थात मैं हूँ, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने इच्छा व्यक्त की कि एको बहुश्याम अर्थात मैं एक हूँ, लेकिन कई हो जाऊँ। बाद में परमात्मा की इच्छा, इसका विस्तार ही परिवार के आविर्भाव का सूत्रपात बना। कहा जाए कि परिवार की संरचना का प्रारंभ उस संकल्पना शक्ति के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में सदा से ही इस संपूर्ण सृष्टि को एक ही परिवार का विस्तार माना गया। भले ही इस सृष्टि को चाहे किसी भी दृष्टि से देखा जाए, कोई इसे ईश्वरीय परिवार कहे या माया का विस्तार, कोई इसे आधारभूत वैज्ञानिक संरचना कहे अथवा कल्पना का अभूत संसार, लेकिन इस वास्तविकता से किसी भी देश, जाति, धर्म, पंथ, मजहब का व्यक्ति भला मुंह कैसे मोड़ सकता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड वास्तव में एक परिवार है, जिसे हमारे ऋषि, मुनि, साधु, संत और मनीषियों ने वसुधैव कुटुम्बकम कहकर संबोधित किया था। परिवार के भाव का जो विस्तार भारत भूमि पर हुआ, वह अन्य कहीं नहीं हो सका। दुर्भाग्य से जो परिवार या कुटुंब भारत में एक भाव के रूप में विकसित हुआ, संपूर्ण पृथ्वी को अपने में समाहित कर लेने के लिए प्रेरित हुआ, समर्थ हुआ, वही परिवार पश्चिमी सभ्यता में एक व्यक्तिगत सत्ता का प्रतीक बनकर रह गया। इसलिए पश्चिमी देशों में परिवार का मतलब पति, पत्नी, बच्चों से भर होता है, जबकि भारत में परिवार सत्ता का प्रतीक नहीं। जाहिर है, यहाँ परिवार का निर्माण महज कुछ लोगों के एक साथ रहने से ही नहीं होता। इसमें रिश्तों की मजबूत डोर होती है, सहयोग के अटूट बंधन होते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा के वादे होते हैं। इस रिश्ते की गरिमा को बनाए रखना भारतीय परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। दरअसल हमारी संस्कृति में परिवार एक साधन की तरह है, जिसमें कई तत्व समाहित होते हैं। भारतीय पारिवारिक व्यवस्था की व्याख्या करते हुए 1963 में प्रकाशित निबंध संग्रह इस्तव के में जैनेंद्र कुमार ने लिखा है, परिवार मर्यादाओं से बनता है, ये परस्पर कर्तव्य होते हैं, अनुशासन होता है, उसमें नियत परंपरा में कुछ जनों की इकाई बिहू में चलती है, उस इकाई का हर सदस्य अपना आत्मदान करता है और प्रतिष्ठा खानदान की होती है। हर एक उसमें लाभ होता है, उससे लाभ होता है और अपना त्याग देता है। हर एक उससे लाभ लेता है और अपना त्याग देता है। तात्पर्य है कि भारत में परिवार का निर्माण एक दूसरे के लिए स्वयं को खोजने और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने के विराट भाव से होता है। यही कारण है कि भारत में परिवार की भावनात्मक सबल और आर्थिक सुरक्षा, वैचारिक परिपक्वता, मानसिक शांति और उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण का स्रोत माना जाता है। भारतीय परिवार में माता से मातृत्व और पिता से पितृत्व का भाव जुड़ा हुआ है। दरअसल यह भाव ही परिवार का केंद्र बिंदु और इसकी जीवन धारा होता है। इस भाव के कारण ही परिवार का हिस्सा बनने वाला व्यक्ति अपनी सत्ता खोकर एक नई पहचान पाता है। उदाहरण के लिए परिवार में शामिल होते ही स्त्री माँ, बहन, बेटी, मामी, मौसी, चाची, फुआ, फूफा, दादी, नानी बन जाती है। इसी प्रकार पुरुष भी अपने परिवार में खोकर पिता, भाई, बेटा, मौसा, मामा, चाचा, फूफा, दादा, नाना आदि बन जाता है। परिवार व्यक्तियों के दायित्वों बोध के साथ ऊंचाई के साथ और विस्तारित करने का कार्य करता है। भारत में परिवार के भीतर सदस्यों के लिए दायित्व बोध का बड़ा महत्व है। यहाँ पिता के अपने दायित्व हैं, माता के अपने, दोनों अपने दायित्वों के निर्वहन करते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और सच कहा जाए तो परिवार इस विराट भाव को समस्त लोक और राष्ट्र में विस्तारित करने की प्रेरणा विदुर नीति, पंचतंत्र और हितोपदेश सहित कई ग्रंथों और श्लोक संग्रहों में शामिल नीति श्लोक
भी देता है। तज्जेदेकं कुलस्तार्थे ग्रामस्थारे कुलम तज्जते ग्राम जनपदार्थे आत्मार्थे पृथ्वी तज्जे। अर्थात यदि जरूरी हो तो कुल के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना चाहिए, गांव के लिए कुल का त्याग करना चाहिए, जनपद के हित के लिए गांव का त्याग कर देना चाहिए और आत्म कल्याण के लिए संपूर्ण पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। ये नीति में लिखा हुआ है। जरूरी हो तो कुल के लिए व्यक्ति का त्याग कर दिया जाए, गांव के लिए कुल का त्याग कर दिया जाए, जनपद के लिए गांव का त्याग कर दिया जाए और आत्म नियंत्रण के लिए, आत्म कल्याण के लिए पृथ्वी का त्याग कर दिया जाए, संपूर्ण पृथ्वी राज्य का त्याग। दुर्भाग्य से पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति और चलन के अंधानुकरण के इस दौर में दिनों दिन परिवार नामक हमारी इस व्यवस्था छिन्न भिन्न होती रही है। दरअसल बाजार के बढ़ते प्रभाव के कारण दिखावा और औपचारिकता में ढलते शील, संस्कार, मूल्य, नैतिकता, प्रथा, त्यौहार धीरे धीरे मनुष्य की प्राथमिकता से खिसकते चले गए। ऐशो आराम, दर्जा, दिखावा आदि ने उनकी जगह ली। भौतिकतावादी जीवन शैली और पैसों की बढ़ती लिप्सा ने मनुष्य को सामाजिक संबंधों के प्रति तटस्थ रहने को मजबूर कर दिया, जिसके कारण एक और बहुश्याम का जीवन सूत्र भले ही मनुष्य दिनों दिन सामाजिक, बहुसमूहवादी और व्यक्तिवादी अथवा व्यक्ति केंद्रित बनता चला गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसने स्वयं ही अपने जीवन में सकल और दूसरों में एकल समष्टि के द्वारा व्यष्टि में ही हम की भावना को विस्थापित कर दिया। टूटते परिवार और दरकते रिश्तों के कारण मनुष्य के जीवन में भय और असुरक्षा की भावना को विस्तार मिला, क्योंकि पहले यह परिवार ही उसे इन विकृतियों से बचाने का कार्य करता था। लेकिन जब परिवार नहीं रहा तब व्यक्तिवादी मनुष्य ने भय और असुरक्षा के विरुद्ध भी पैसों के बल पर लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी मान्यता है कि पैसा हो तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। इस प्रकार सामाजिक संबंधों के प्रति तटस्थ मनुष्य की सारी शक्ति है और सारा मनोबल पैसा यानी पूंजी में निहित होता चला गया। जाहिर है इस व्यक्तिवादिता ने मनुष्य को तो पूंजी तो दी, लेकिन उससे उसका भावनात्मक सफल, आर्थिक सुरक्षा, वैचारिक परिपक्वता, मानसिक शांति, उन्नति के अनुकूल वातावरण सब कुछ छीन लिया। अनेक समाजशास्त्रियों ने मनुष्य के व्यक्तिवादी होने की आत्मघाती माना। समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम के अनुसार सामाजिक संबंधों के प्रति तटस्थता होते जाने के कारण ही मनुष्य व्यक्तिवादी होकर आत्महत्या जैसे नकारात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में हमारा देश दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच चुका है और ऐसी गंभीर स्थिति है कि प्रति वर्ष आत्महत्या की घटनाएं सामने आती हैं। सचमुच ये बेहद चिंताजनक है, विशेषकर तब जबकि हमें मालूम है कि भारत में आत्महत्या के मामले में वास्तविक संख्या दर्ज संख्या से कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि आज भी हमारे देश में आत्महत्या के सारे मामले दर्ज होते ही नहीं। दरअसल अक्षम और अपर्याप्त पूंजीकरण प्रणाली, मृत्यु की चिकित्सा प्रणाली, लचर व्यवस्था, पुलिस प्रशासन के भय और आत्महत्या को कलंकित कृत्य मानने वाली सामाजिक प्रथा के कारण कई बार आत्महत्या के मामलों को लोग उसे सामान्य मृत्यु बता देते हैं और मृत्यु का कोई अन्य कारण बताकर मामले को रफा दफा कर देते हैं।